दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज आपको बताने वाले हैं, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम आए हैं। बहुत पॉजिटिव टॉपिक है और पूरी दुनिया में इस चीज़ ने धूम मचा रखी है। असल मायने में हमारी तरक्की यही है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसको विस्तार से समझाऊँगा। यूपीआई के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे आज। यूपीआई ने क्या धूम मचा रखी है, क्या झंडे गाड़े हैं, कितना रिकॉर्ड तोड़ा है, सबके बारे में अपन क्या कर रहे हैं अभी? अभी अपन समझने वाले हैं। ठीक है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस क्या है? यूपीआई किसे कहते हैं? किस तरीके से इसमें मैकेनिज़्म काम करता है? कौन-कौन सी बॉडी बॉडी इसमें क्या हैं, इन्वॉल्व हैं और ये किन-किन चीज़ों से लेकर बना है? अपन को लगता है कि अपन ने यहाँ पे स्कैन किया और अपना यूपीआई डाला और चला गया। उसके पीछे का मैकेनिज़्म किस तरीके आप उस तरफ से कल्पना करके देखिए कि जब आप सुबह-सुबह 10 बज रहे हैं, आप गए हैं कहाँ पर? बैंक में। बैंक में एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। लाइन लगने के बाद आप कहाँ गए? कैशियर के काउंटर पे पहुँचे 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद कैशियर ने बोल दिया कि आपकी केवाईसी नहीं। आप समझो कि 5 घंटे की मेहनत की, उसके बाद भी आप अपना पैसा लेकर घर नहीं जा पाए। आज वो स्थिति नहीं है, 5 सेकंड का समय लगता है, आपने किसी चीज़ को स्कैन किया, यहाँ से चीज़ें हुई और दूसरे उसमें आप सोचो कि और ये केवल बैंक टू बैंक नहीं है, बैंक टू अदर बैंक भी है, अदर बैंक टू अदर बैंक भी है। यानी कि जितने भी बैंक हैं, सबके पीछे एक बॉडी काम कर रही है और यहाँ पर यूपीआई क्या कर रहा है? आपको बैंक से दूसरे बैंक से तीसरे बैंक तक जोड़ने के लिए क्या कर रहा है? एक मैकेनिज़्म तैयार कर रहा है और उसके बाद एक बॉडी काम कर रही है एनपीसीआई, ठीक है? नेशनल पेमेंट जो हमारा एनपीसीआई है, वो का नाम से इसके पीछे मदद के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले डिजिटल पेमेंट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो डिजिटल पेमेंट वही है कि जैसे वॉलेट यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है? फ़ोन से कोई ट्रांज़ैक्शन ले रहे हैं, ठीक है? मोबाइल, वॉलेट, है ना? कार्ड इन सब से क क्या करना है, एक-दूसरे से स्वाइप करके और एक-दूसरे के उसमें डाल देना खाते में, ये तो है डिजिटल पेमेंट। ठीक है? तो सबसे पहले डिजिटल पेमेंट की क्लियर हो गई बातचीत। इसके बाद देखो आप डिजिटल पेमेंट में देखो यूपीआई है, आईएमपीएस है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, ठीक है? और डेबिट कार्ड वगैरह जो है एक पूरा का पूरा एक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है। आप कभी भी क्या करना, आप अपने मोबाइल में क्या करो, कोई भी यूपीआई ऐप जो है डाउनलोड करो, गूगल पे कर लो, फ़ोन पे कर लो, पेटीएम पे कर लो, कुछ भी करो आप, उसमें एक चीज़ माँगता है वो। क्या माँगता है? केवाईसी के रूप में सबसे पहले आप जैसे ही जाएँगे अंदर, एक तो आपका वेरिफ़िकेशन होगा, मोबाइल से क्या आएगा ओटीपी आएगा। अच्छी चीज़ ये है कि वो मोबाइल की सिम उसी मोबाइल में होनी चाहिए, जिस पे क्या है आपका बैंक से जुड़ा हुआ है। अब ऑथेंटिफ़िकेशन कहाँ से आ रही है? बैंक से। बैंक में वो नंबर जुड़ा हुआ है। बैंक में नंबर जुड़ा हुआ है, मोबाइल ने वो लिया, वहाँ से ओटीपी आई, उसे पता है कि कौन-सा नंबर जुड़ा हुआ है। उस नंबर से जितने भी खाते जुड़े हुए होंगे, वो लिस्टेड आ जाएगी आपके पास। आपको जिस-जिस को भी खोलना होगा, एक मोबाइल में आप 4-4 खातों के यूपीआई चला सकते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपने समझा कैसे होगा? आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस खाते के ऊपर तो क्या आएगा? एक एक इंटरफ़ेस खुल के आएगा, उसमें वो कहेगा कि लास्ट के टा 4 डिजिट डाल दीजिए, किस चीज़ के? वो डाल दीजिए अपने कार्ड के, डेबिट कार्ड के। डेबिट कार्ड कौन इश्यू कर रहा है? बैंक इश्यू कर रहा है। मोबाइल कहाँ पे जुड़ा है? बैंक में जुड़ा हुआ है। आपने जैसे ही वो डाला वो सी माँगेगा, पिन माँगेगा, सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करने के बाद फिर आपका वो क्या हो जाएगा? आपका वॉलेट चालू हो अब आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप एक-दूसरे को क्या कर सकते हैं? पैसा भेज सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने उसमें थोड़ा-सा क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं और देश में जो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन होता है अगर मान लो कि ₹100 यूपीआई ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, पूरे एक वॉल्यूम ₹100 का है देश का, तो ₹95 का वॉल्यूम कितना होगा? छोटे-छोटे अमाउंट 100, 200, 400, 500, 1000, 500, 1500 और 2000। 2000 तक का जो कैश है, वो 95% ट्रांज़ैक्शन होता है और जो बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन होते हैं, वो केवल 5% बात समझ में आ गई? तो आप देखो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस आपने समझा, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? पीआई को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बॉडी बनाई थी गवर्नमेंट ने 2016 में इसको जब चालू किया गया तो उसके पहले क्या 14 से हमने क्या किया एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में क्या क्या काम हो रहा था देश में बल्क में खाते खोले जा रहे थे देश में एक बड़ी बॉडी बनाई जा रही थी कि हम
कम से कम क्या करें, एक हाथ पे पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कैसे दें, तो इसके लिए एक पूरा का पूरा इंफ्रा बनाया और उसके बाद अगला फेज़ क्या आता है, तो अगला फेज़ यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यहाँ पर लॉन्च हुआ और उसके साथ उस बॉडी को रेगुलेट। अब सोचो, आप पहले बैंक जाते थे, चेक लगाया, 2 दिन के बाद आया आपके खाते में। अब आप देखो, आप पीएनबी के कस्टमर हो, खाता धारक हो, आप एसबीआई में पेमेंट भेज सकते हो 2 सेकंड में, 5 सेकंड। कैसे हो रहा है? इसके पीछे कौन है? तो पर्दे के पीछे है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका वो क्या करती है, और ये बॉडी 24/7 काम करती है। रात में 2 बजे ऐसा नहीं होगा कि 10 बजे तक है, 10 बजे बाद आपका पेमेंट नहीं जाएगा एक दूसरे पे। आप चले जाओ, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, आप किसी भी जगह पे ठेला वाले, आप कहीं पे भी क्या करो, आप चले जाओ, मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हो। रात में 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कोई रोक-टोक नहीं है। 24/7 आपके लिए क्या है? एनपीसीआई आपकी सेवा में हाजिर है। ये अदृश्य शक्तियाँ जो हैं, वो आपके लिए दिन-रात काम कर रही हैं, लेकिन आपको क्या है? आपको पता ही नहीं। हवा होती है, हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपकी बॉडी में जितनी ज़रूरी है, उससे ज़रूरी कुछ। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन है, वो एग्ज़िस्ट करती है। इसीलिए जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्मूथ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचें। 4/7 सातों दिन 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में इस चीज़ ने धूम मचा रखी है, ठीक है? अब देखो, आप यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया, मैंने बताया 2 साल लगे। 14 में विज़न था, 16 तक आते-आते हम कर पाए। यह बैंक अकाउंटों के बीच इंस्टा डिजिटल इन ट्रांज़ैक्शन को सक्षम बनाता है, ठीक है? डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को क्या बनाता है? इंस्टेंट डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को सक्षम बनाता है। कौन-सा? यूपीआई। कैसे बनाता है? मैंने बताया ना आपको कि यूपीआई क्या करेगा? अब आपको आगे इसके बारे में बताऊँगा। किस तरीके से पेमेंट उठाता है, रिसीवर बैंक क्या करता है, बेनिफिशियरी बैंक क्या कर रहा है, डेबिट बैंक क्या कर रहा है ना? क्रेडिट बैंक क्या कर रहा है, दोनों की हम आपको वो बताएँगे, इसमें क्रियाविधि के किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है? तो आप देखो, 24/7 काम करता है। आरबीआई पेमेंट सिस्टम के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ओवरसाइट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 24 घंटे और 7 दिन तक पूरे दिन काम करता है। यह अलग-अलग बैंक पेमेंट एप्लीकेशन के बीच में भी इंटरऑपरेबिलिटी का भी काम करता है यूपीआई। तो आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि बैंक टू बैंक चीज़ें मामला सेट हो रहा है। बैंक टू एप्लीकेशन भी चीज़ें सेट हो रही हैं, और आज के समय तो कंडीशन ये है कि आप केवल अपने देश तक नहीं हैं, आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की बात चल रही है कि किस तरीके से हम दुनिया के और ग्लोबल उसमें अपनी भूमिका निभा पाएँ, ठीक है? इससे क्या होगा, टूरिस्ट वगैरह जो आते हैं या उधर से उधर जाते हैं, उन सब लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। बहुत सारी कठिनाई भी हैं, रेगुलेशन हर देश के अपने हैं, है ना? वहाँ का अपना रूल रेगुलेशन चलता है, उनका अपना पेमेंट सिस्टम है, उनकी अपनी रेगुलेटरी बॉडी है, उन सबके साथ तालमेल बिठा के तब जाके अपन के वो लागू कर पाएँगे। और हमें लग रहा है जिस तरीके का डॉलर इन सब ने धूम मचाई थी। अच्छा, अमेरिका सोचो हिला हुआ है यूपीआई से, क्यों हिला हुआ है? क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज़ है, और कोई भी चीज़ जब जब बहुत अच्छी हो जाती है तो दुनिया क्या भयभीत होने। हम आखिर गूगल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, गूगल वालों ने उसको इतना ज़्यादा स्मूथ बना दिया, इतना सिंपल बना दिया, सिम्प्लीफाई कर दिया है कि वो हमारी ज़रूरत बन गई। हर चीज़ हम उसी पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है? तो आप जब इतने अच्छी चीज़ें काम करने लगते हो, मैं कहता हूँ इस तरीके का वो चाहिए, विज़न चाहिए कि हम किसी चीज़ को सिम्प्लीफाई कैसे कर दें। और सिम्प्लीफाई कर दोगे तो आपको ये मान लो कि दुनिया कुछ भी बोले, आपकी चीज़ें रुक नहीं सकती। ठीक है? यूपीआई आज वही प्रोडक्ट बन के उभरा है दुनिया के तौर पे कि आदमी ना चाहते हुए भी इसका उपयोग करना चाहता है। ठीक है? और मैं अभी आंकड़े बताऊँगा तो आप हिल जाओगे, इतने सुंदर आंकड़े हैं। मैंने बताया डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम क्या है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, नेफ्ट है, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें काय में हैं? वो इन सब में निहित हैं, ठीक है? अब आप देखो, यूपीआई कैसे काम करता है?
तो आप देखो कि कोई क्यूआर है, हमने उसको स्कैन किया। एनपीसीआई के फ्रेमवर्क में क्या हुआ, उसमें रिक्वेस्ट गई। इसके बाद बैंक ने क्या किया, बैंक से अमाउंट डेबिट होकर कहाँ चला गया, रिसीवर बैंक के खाते में चला गया। एनपीसीआई ने दोनों चीजों को क्या किया, वेरीफाई कर लिया। ये सही आदमी आया है यहाँ पैसे मांगने, इसने सही काम किया, तो हाँ ठीक है, ये इसी नाम का व्यक्ति है। अमुक नाम के व्यक्ति से अमुक नाम के व्यक्ति में जा रहा है, तो ठीक है। तो ये सब काम कौन करेगा वेरिफिकेशन का, आपने देखा होगा, आप जैसे ही स्कैन करते हो, किसी का नंबर डायल करते हो, उसमें हाल के हाल क्या आ जाता है, रिसीवर बैंक या उस बैंक खाते धारक का नाम आ जाता है, फलाने सिंह, एक्स सिंह, बाई सिंह, है ना। तो इस तरीके से काम करता है और आपको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब देखो यूपीआई से क्या क्या किया जा सकता है, तो देखो यूपीआई के फीचर क्या क्या है। बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट, बैंक टू बैंक ट्रांसफर ले लो, किसी दुकानदार का बिजनेस को पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर स्कैन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आधारित पेमेंट कर सकते हैं, और अलग अलग बैंक अकाउंट और पेमेंट ऐप को एक इंटरफेस एक्सेस भी हम एक साथ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बड़ी चीज हो गई ये, सारा बैंकिंग झंझट ही खत्म कर दिया है। बैंक, बैंक टू अदर बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक से मोबाइल नंबर से बैंक, ठीक है? इसके बाद क्यूआर से बैंक, आप देखो तो अब पेमेंट गेटवे बन जाते हैं। वेबसाइट से भी आप सीधा खाते में पेमेंट ले लो, उसके ऊपर भी यही काम करते हैं भाई साहब लोग, ठीक है? तो यूपीआई एक इतना ब्रॉड वो बन चुका है, कॉन्सेप्ट बन चुका है कि दुनिया इसकी ओर क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है, ठीक है? तो अब देखो आप, अगली चीज़ जो हम कह रहे हैं कि अवधारणा क्या है? तो सिंपल, इंस्टेंट, इंटरऑपरेबल और बैंक अकाउंट बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी मूल अवधारणा यही है, सिंपलीफाई करना, इंस्टेंट पेमेंट कर देना और इंटरऑपरेबल बैंक अकाउंट को एक्सेस मिल जाना, यही तो इसकी मूल अवधारणा है। ठीक है, यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को केवल बिजनेस और अर्बन कंज्यूमर्स तक सीमित नहीं रखा, इसके बजाय छोटे मर्चेंट, सामान्य कंज्यूमर के लिए भी एक्सेसिबिलिटी बनाई है इसने, ठीक है? तो ये चीज़ें अपन को देखना है। अब देखो इसका काम करने का तरीका देखो आप। मैंने आपको बताया इसका इकोसिस्टम क्या है इस तरीके से। तो कस्टमर पेयर है, ठीक है? मर्चेंट है, रिमिटर बैंक है, बेनिफिशियरी बैंक है, यूपीआई ऐप है और एनपीसीआई बीच में है और आरबीआई इसका क्या कर रही है? सारी चीज़ को रेगुलेट। अब आप समझने की कोशिश करो जो मैं समझाने की कोशिश, एक कस्टमर, उसको यहाँ पर क्या किया, मर्चेंट को पैसा भेजना, ठीक है? कस्टमर का अपना बैंक है, कितना बड़ा झमेला था वैसे अगर देखा जाए तो। कस्टमर का एक बैंक है, कस्टमर एक अलग है, मर्चेंट एक अलग है, मर्चेंट का बैंक एक अलग है, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर क्या किया गया? सिंप्लीफाई कर दिया गया, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कर दिया गया। और अब आप देखेंगे, और ये केवल एसबीआई टू एसबीआई बात नहीं हो रही है, पीएनबी टू पीएनबी बात नहीं हो रही है। हम कह रहे हैं कि केवल एक कस्टमर, इसका कौन-सा बैंक है? हो सकता है इसका एसबीआई हो, ठीक है? हो सकता है इसका पीएनबी हो। बात समझ में आ गई? इसका पीएनबी है, इसका एसबीआई है, कस्टमर अलग है, ये मर्चेंट अलग है, दोनों के बैंक भी अलग-अलग हैं। अब देखो क्या किया, यूजर ने इसका कोड क्या किया, क्यूआर को स्कैन कर लिया। बात समझ में आई? क्यूआर जैसे स्कैन होगा तो यहां से क्या होगा, पेमेंट को निकालने के लिए क्या करेगा वो, सूचना देगा कि भाई कितना करना है, तो उसमें देखो आप पैसा डालने के लिए यहां पर पैसा डाला, सामने वाले के बैंक के बेनिफिशियरी का नाम आ जाता है, यहां से नाम आया, और ये कौन कर रहा है रिकमेंड, पीछे से कैसे रिकमेंडेशन आ रहा है कि यही इसी बैंक का आदमी है, ये कौन रिकमेंडेशन दे रहा है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई इसमें क्या कर रहा है, पूरी की पूरी रोल निभा रहा है। एनपीसीआई और ये सारे मिलकर, अब देखो बैंक से बैंक, अब चूंकि बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है, तो आरबीआई यहां पर क्या है, वो इसकी पूरे के पूरे सिस्टम को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस का क्या है, कस्टोडियन बना। कोई भी उल्टा सीधी चीज नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि हमने 10 रुपए डाले और 20 रुपए काट लिए कि साहब वो तो पीएनबी का है, काट लो उसका, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ बातचीत किसकी हो रही है, अगर एक बैंक की होती तो शायद वो बैंक के स्तर पे मामला रहता, लेकिन बैंक से बैंक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बैंक से अदर बैंक की भी बात हो रही है। तो कस्टोडियन के रूप में हमें किसी बड़े आदमी को लाना पड़ेगा, तो बड़ा आदमी कौन है, वो है आरबीआई। बात समझ में आ गई? तो आप देखो यहाँ पर आरबीआई भी होगा। अब कंफर्मेशन कौन दे रहा है,
दोनों के पास यहाँ से उठाने का मैसेज है, उस तरफ भेजने का मैसेज है, दोनों के लिए मैसेज में कौन कन्फर्मेशन देगा कि ये दोनों चीज़ सही हैं, तो उसमें बड़ी वो रोल निभाने का काम करता है, वो करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ों को जैसे ही वो कर देता है, तो पेमेंट यहाँ से उठ के यहाँ पर क्या हो जाता है, चला जाता है। बात समझ में आ गई? ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप देखो, ऐप ने केवल इतना किया कि इसको स्कैन कर लिया। स्मूथली क्या हुआ, सारा का सारा पावर ट्रांसफर कहाँ कर दिया, एनपीसीआई को कर दिया। अब एनपीसीआई की पिच पे बैटिंग हो रही है, बॉलिंग जो कर रहा है, बैटिंग जो कर रहा है, उसकी कंफर्मेशन कौन कर रहा है, एनपीसीआई कर रहा है। और दोनों बैंकों में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए ऊपर कौन बैठा है, एम्पायर साहब बैठे हैं। एम्पायर साहब कौन है, तो वो आरबीआई है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये सारी की सारी चीजें हो गई। आप समझेंगे अपन पूरे मामले को विस्तार से, तरीके से, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहला, कस्टमर ने यूपीआई ऐप खोला। दूसरा स्टेप क्या है, कस्टमर ने यूपीआई आईडी एंटर करी, या फिर क्यूआर एंटर किया, या फिर उपलब्ध पेमेंट ऑप्शन को, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, पेमेंट रिक्वेस्ट यूपीआई इकोसिस्टम के माध्यम से संबंधित बैंक हो जाती है, कर गई, ठीक है। चौथा स्टेप है, कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल वेरीफाई करता है, इसकी डिटेल यहां आ गई, ये वेरीफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, कस्टमर, ठीक है। अब फिर क्या है, पांचवा स्टेप है, कस्टमर अपना यूपीआई पिन एंटर करता है, जैसे ही पैसा डाला उसके बाद एंटर भी करता है। एंटर जैसे ही करेगा, पेमेंट के बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, पेमेंट जो है रेमिटर्स के कहां से, पेमेंट अकाउंट से क्या हो जाएगा, पेमेंट डेबिट हो जाएगा यहां से। और फिर यहाँ कहाँ चला जाएगा, कस्टमर का यहाँ क्या है, ठीक है। अब देखो आप, ये एम्पायर साहब हैं, ये वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ साहब रोहित शर्मा ही आए हैं बैटिंग के लिए, पांचवें नंबर पे, दूसरे नंबर पे। सामने से कौन है, सामने से भाई साहब हमारे सायन अफरीदी पाकिस्तान से आए हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरे एंड पे कौन खड़े हैं, नॉन स्ट्राइक पे विराट कोहली, ठीक है। तो इन सब ने जैसे वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करने का काम किसका है, यहाँ पर हमारे चौधरी साहब खड़े हैं। चौधरी साहब ने क्या किया, वेरीफाई कर लिया, ठीक है। और पूरे गेम को देख कौन रहा है बाहर से, बाहर से थर्ड एम्पायर की जो भूमिका है वो किसकी है, आरबीआई की। बात समझ में आ गई, इस तरीके से। सातवां स्टेप है कि पेयर के बैंक अकाउंट पर साथ में है कि बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में है क्रेडिट हो जाता है। और आठवां स्टेप और लास्ट स्टेप ये है कि दोनों को कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए मैसेज है। दूसरा स्टेप, 8वें ही स्टेप में एक और चीज जुड़ गई, 9वें स्टेप में अब जो हम चलते हैं तो उसमें एक चीज और आ गई अब यूपीआई के साथ। अब एक बाजा मिलता है मर्चेंट को, कोई भी पैसा क्या कर रहा है, डाल रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, बच जाता है वो, कि धारक को 50 रुपए प्राप्त हुए, देवी और सज्जनों नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोलेंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब जी 9वां स्टेप आप मान लो कि ये आगे है, ठीक है। अब देखो आप, इसमें क्या हो सकता है, यूपीआई की विशेषताएं क्या है, इंस्टेंट पेमेंट होता है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि इंस्टेंट पेमेंट हो रहा है, मतलब क्विक चीज आपके सामने रखी जा रही है। आप ये देखें कि आपने यहां से पैसा डाला, वहां से पैसा निकला और उसके खाते में पहुंच गया। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 सेकंड का भी वक्त नहीं जाया होता है। एनपीसीआई कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम कर रही है, कितने तरीके से काम कर रही है, कितनी स्मूथली काम कर रही है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो विशेषता है कि क्विक या इंस्टेंट पेमेंट की जो व्यवस्था है, यूपीआई ट्रांजैक्शन सामान्यतः कुछ सेकंड में कंप्लीट हो सकते हैं। और यह रियल टाइम पेमेंट मर्चेंट मैकेनिज्म पे क्या करता है, काम करता है 24/7। दूसरी विशेषता यही है कि 7 दिन 24 घंटे काम करता है, थकता नहीं, ठीक है। तीसरी व्यवस्था है कि इंटर ऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, कि ये अलग अलग बैंक पेमेंट ऐप या यूजर्स को एक दूसरे पेमेंट मेथड से क्या करने की, जोड़ने की। अब आप देखो, बिजली बिल है ना, आपकी सिम का बिल, चार्ज, हर तरीके से, हर चीज का एक ना एक जगह तो है ना,
जगह कौन है? बैंक। रेगुलेट तो पेमेंट का अगर ऑनलाइन हो रहा है तो कोई ना कोई आदमी है जहाँ रख रहा है, कोई ना कोई आदमी है जो लेन-देन कर रहा है, तो वो कौन-सी जगह है? बैंक है। बैंक ही को पूरा क्या कर दिया है हमने? इस पूरे सिस्टम में डाल दिया है और रेगुलेटरी बॉडी किसे बना दिया है? एनपीसीआई को बना दिया है। बैंकों का बैंक इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है? कस्टोडियन की भूमिका में ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि कोई भी अनियमितता एक दूसरे बैंक में ना हो। इससे हम इस चीज़ को पूरी कर पाए हैं धरातल पर, ठीक है? इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, P2P पर्सन टू पर्सन, P2M पर्सन टू मर्चेंट, क्यूआर कोड, बैंक अकाउंट बेस्ड, अकाउंट नंबर डाल दो आपके वहां पे आ जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? बातचीत हमने अभी बताई आपको कि ये इसकी। अगली चीज देखो आप, अगली चीज है कि यूपीआई ग्रोथ कैसी है। अब इसके आंकड़े देखो आप, आंकड़े देखोगे तो हिलोगे आप देखो कि जब ये बना 2016 में, 2016-17 में कितने हुए? लगभग 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। अभी मैंने आपको एक दिन अब इसके बारे में, यूपीआई के बारे में रिपोर्ट पढ़ाई थी कि अभी जो अभी आंकड़े आए हैं, नवीनतम आंकड़े आए हैं, तो करोड़ों में क्रॉस कर गए हैं। ठीक है, 2025-26 में लगभग 24 करोड़ 24,161 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। ठीक है, 161 ट्रांजैक्शन हुए। वैल्यू कितनी? लगभग 314 लाख करोड़ रुपए। ये फिगर देखो आप, 25-26 में तो ट्रांजैक्शन हुए, ट्रांजैक्शन कितने थे? 24,161 करोड़ थे। और उसकी टोटल वेल्थ कितनी थी, मतलब वो कितनी वैल्यूएशन, कितना वो कवर कर रहा था? तो 314 लाख करोड़। समझ रहे हो आप? इतने की वैल्यूएशन के तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा हमारे यहाँ। और पहली तिमाही में मार्च में लगभग तो 22.64 बिलियन, फरवरी में लगभग 20.39 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए। बिलियन बता रहा हूं मैं, बिलियन में बता रहा हूँ। और कुछ दिनों बाद ये आंकड़ा जो मैं यहाँ बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, जब मैं अगली बार आपके सामने यूपीआई को लेकर आऊंगा, ये संख्या ट्रिलियन में जा सकती है। क्योंकि आप सोचो कि आपको इतनी गंदी लत पड़ चुकी है कि आप सब कुछ छोड़ सकते हो, आप पेमेंट्स करना नहीं छोड़ सकते हो। हर चीज आपके कहां पर है? मुंह के सामने और अंगूठे के नीचे है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें तो आप, और इसका ज्योग्राफिकल सोशल एक्सपेंशन कहां कहां तक है? टियर 1, टियर 2, टियर 3, रूरल, स्मॉल मर्चेंट, है ना, इनफॉर्मल वर्कर, इंडिविजुअल, रेडी पटरी, स्मॉल बिजनेस, सब जगह पे आपको यूपीआई मिल जाएगा। अब तो ट्रेंड ये है कि भिखारियों के कटोरे के नीचे भी क्यूआर स्कैन लगा होता है। आप, हमें पता है कि आप क्या नहीं कर रहे हो, आपके पास कैश नहीं हो, काम करो, चार्ज कर दीजिए, 10 रुपए कर दीजिए। आप समझो कि पेमेंट लेन देन करने का तरीका कितना आप कैजुअल हो चुका है। अब ये प्रोफेशनल मामला नहीं रहा, ये ऊंचे लोगों की पसंद नहीं रही, ये बिमला इलायची नहीं रही, ये गुरुजी की पुर्रू बन गई है। ग्राउंड पे भी क्या है? अपना चमत्कार आजकल बिखेर रहा है यूपीआई। यूपीआई समझ लो कि 21 सदी की सबसे बड़ी खोज है भारत की। आप इसके पीछे का गणित नहीं समझ रहे हो। यूपीआई से बड़ा कुछ भी अचीव नहीं किया भारत ने, जो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज्यादा क्या कर रहा हो, दिनों दिन ग्रोथ कर रहा हो। इतना तो आईपीएल में भी नहीं हम कमा रहे हैं जितना यूपीआई से मतलब आप समझो कितना बड़ा हम लोग प्रभाव डाल पा रहे हैं दुनिया पे। ठीक है, यूपीआई का जो प्रभाव है वो और बढ़ेगा अभी जब दुनिया में इसका वो बचा बनाएगा ना। अपन के पास अभी वो वाली बातचीत है नहीं। अगर हमारे पास सॉफ्ट पावर अच्छी होती, हमारी दुनिया में ठीक ठाक धाक होती, ये चीज इतना पैसा हीट रही होती, इतना ज्यादा आप सोचो कि आपकी वो होती कि जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब के सब आए हुए हैं ना दुनिया भर पे, आपके यूपीआई उससे कम नहीं मानना आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, इतना मजेदार है कि इसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया। अब देखो आप, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात जब हम करते हैं, समावेशन की दिशा में बड़ा कदम क्या है? छोटे मर्चेंट को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा मिल गई। बैंक अकाउंट होल्डर को कन्वीनियंट पेमेंट, डिजिटल पेमेंट करने की फैसिलिटी मिल गई। इनफॉर्मल वर्कर को फॉर्मल डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम से जुड़ने में सहायता मिल गई। कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में सरल पेमेंट एक्सेप्टेंस की भी सुविधा मिल गई। मोबाइल और बैंक अकाउंट में के
कॉम्बिनेशन से लो कॉस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी सुविधा मिल गई। ये सारी की सारी सुविधाएँ आपके सामने थीं। आपने उनको देखा, आपने उनको अपनाया और आज भारत 150 करोड़ है तो आप सोचो कर कहाँ जा रहे हैं। एक-एक महीना में बिलियन-बिलियन ट्रांज़ैक्शन ये ट्रिलियन में जाएँगे कुछ बाद। आप सोचो कि हमारी इकोनॉमी में जान फूँक ठीक है? कैशलेस इकोनॉमी आप देखो सॉरी कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं। कितना ज़्यादा खर्च होता था। एक बार हम करेंसी छापते थे, करेंसी यहाँ से वहाँ ले जाने में मोबिलिटी में बड़ी दिक्कत होती थी। कई बार क्या होता था करेंसी क्या हो रही, वातावरण में आई, घिस-घिस के फिर से वहीं पहुँच गई, फिर से उसको क्या करना है, फिर से डंप करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, फिर से नई छाप बड़ी दिक्कत होती थी। ये हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। कैशलेस एंडिंग कॉस्ट में कमी आई, कैश हैंडलिंग कॉस्ट में कमी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है, ट्रांज़ैक्शन की ट्रांस ट्रांसेसिबिलिटी में वृद्धि हो रही है, फॉर्मलाइज़ेशन और ऑफ इकोनॉमी की एक्टिविटी में वृद्धि हो रही है, टैक्स कंप्लायंस से संबंधित सुधार हो रहे हैं और डिजिटल कॉमर्स की ओर हम क्या कर रहे हैं और सुविधाजनक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? इसके कारण क्या है? स्मॉल मर्चेंट को लाभ कैसे हो रहा है? तो महँगी पीएसओ मशीन की आवश्यकता कम हो सकती है, पेमेंट एक्सेप्टेंस की आसान हो सकता है, कस्टमर के लिए पेमेंट ऑप्शन बढ़ते जाते हैं और स्मॉल बिज़नेस डिजिटल इकोनॉमी से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे देश के लिए लाभ पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है? जैसे आप डीपीआई का उद्देश्य समझो, ओपन इंटरऑपरेबल, स्केलेबल और फ्यूजेबल। ठीक है? ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना जिनका उपयोग अनेक पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज़ में हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को हम क्या कर रहे हैं? आगे पुश कर रहे हैं। अगली चीज़ देखो आप यूपीआई की ग्लोबल रोल क्या है? ठीक है? और उसके प्रमुख चैलेंजेज़ क्या-क्या हैं? अब आप देखो कि जब हम देश में तो अपने झंडे गाड़ ही रहे हैं। अब प्रोडक्ट जब इतना हिट है, तो ना उसको दुनिया में प्रस्तुत करें। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं हो। दुनिया की अपनी दिक्कतें भी हैं। क्या-क्या हैं? पीपीआई के ग्लोबल रोल क्या हो सकता है? तो देखो मैं आपको या टूरिस्ट के लिए विदेशों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा बढ़ जाएगी। हमें यहाँ से डॉलर नहीं खरीदना है, पे में ही हम घूम के चले आएँगे। आप सोचो, ट्रेड में बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। एक आदमी है, उसके यहाँ भी यूपीआई चल रहा है, हमारे यहाँ भी यूपीआई चल रहा है। वहाँ मान लो हम रसिया में रूबल और यूपीआई का आपस में क्या हो गया, रुपी के साथ हम क्या कर रहे हैं, अब मान लो अभी हमने आरबीआई को इसमें इन्वॉल्व किया, वहाँ की कोई सेंट्रल एजेंसी होगी, उसको इन्वॉल्व कर लेंगे, उसके ऊपर एक ब दादाजी बिठा देंगे। ठीक है? ऐसे ही हम क्या करेंगे, डॉलर के साथ कर लेंगे। देखो तो कर ही सकते हैं, हमारे पास रास्ते तो हैं ही। इंडियन टूरिस्ट के लिए सुविधा हो जाएगी, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को आसान बनाने में सुविधा हो जाएगी, पेमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट कम करने की संभावना बढ़ सकती है, फास्टर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजैक्शन की क्या हो सकती है, सुविधाएं बढ़ सकती हैं, रेमिटेंस इकोसिस्टम में एफिशिएंसी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की ग्लोबल रिलीवेंस भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और इंटरनेशनल एडॉप्टेशन की चैलेंजेस क्या-क्या हैं? एआई को इंटरनेशनल स्तर पर अपनाने के कई तरह के महत्वपूर्ण अलग-अलग देशों में रेगुलेशन अलग-अलग हैं। हमारे यहाँ अलग तरीके से काम करती हैं चीज़ें। हमारे यहाँ आरबीआई है तो दूसरी आरबीआई नहीं, ठीक है? डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी की भी बात है। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। हमने अपने पूरे दुनिया देश को अपना डाटा दे रखा है। वो लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों का डाटा इंडिया में ना पहुँच जाए। डाटा प्रोटेक्शन की बात है, करेंसी कन्वर्जन मैकेनिज़्म की बात है, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट अरेंजमेंट की भी बात है। क्या है? साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की बात है। हम अभी इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दे लेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन की बात है, डिफरेंस बैंकिंग और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है। ये सारी की सारी दिक्कतें भी हैं, जिनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी कोशिश है कि हम इन सब चीज़ों से भी बाहर निकल कर एक दिन यूपीआई को दुनिया का नंबर 1 पेमेंट सिस्टम के तौर पर क्या करेंगे, उभार सकते हैं। ये चीज़ें हमें करने की बात समझ में आ गई? अब बात केवल आत्मनिर्भरता की नहीं बची है। अब हम केवल ये नहीं कि आत्मनिर्भर अब एक्सपोर्टर भी बने किसी चीज़ के, तो हम इस वाले क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। अब देखो
साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड में क्या है? फिशिंग, यूपीआई के बढ़ते क्या एडॉप्शन के साथ साइबर फ्रॉड भी बढ़ा है। आप देखो लिंक कई तरह की आती हैं, स्कैनर कई तरह के बन जाते हैं। आपने जैसे ही पेमेंट किया, आपको एक्सेस मिला और सीधा पेमेंट कट जाता है। ठीक है? कई बार कई तरह की लिंक भी आती हैं। कई बार कई तरह के नंबर भी इस तरीके के आ जाते हैं। तो आपका फ्रॉड भी बढ़ा। यदि सुविधा बढ़ती है तो उसके साथ क्या आती है? एक साथ में परेशानियाँ भी लेके आती है। तो आप इस तरीके से क्या है, एक सुविधा के साथ आपको क्या है, फिशिंग, फेक कस्टमर केयर कॉल, क्यूआर कोड फ्रॉड, सोशल इंजीनियरिंग, फेक पेमेंट रिक्वेस्ट, फ्रॉडुलेंट लिंक और आइडेंटिटी रिलेटेड स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है? और डिजिटल डिवाइडेड क्या है कि हर व्यक्ति के पास समान डिजिटल एक्सेस नहीं। मुख्य बैरियर कहाँ है? स्मार्टफ़ोन की कमी है ना? रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है, डिजिटल लिटरेसी की भी कमी है और कई तरह के बैरियर भी हैं हमारे साथ। एल्डरली यूज़र की डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, रूरल और वल्नरेबल पीपल पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज बहुत बड़ा है। तो ये हमारे पास चैलेंज भी और हमारे पास संभावनाएँ भी हैं। अब आपको तय करना है कि आपको किन चीज़ों में क्या करना है, चैलेंज को और ज़्यादा सिम्प्लीफाई करके उनका सॉल्यूशन लगा के हम अपने आप को क्या करें, अच्छी छवि के लिए प्रेज़ेंट करें। ठीक है? ये था हमारा आज का सेशन था। के साथ अब क्या है, गवर्नमेंट और आरबीआई के प्रमुख उपाय कौन-कौन से हैं? तो आपको मुख्य उपाय में देखना है कि रिस्क बेस्ड ट्रांज़ैक्शन की लिमिटेशन रखनी है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। फ्रॉड मॉनिटरिंग, मर्चेंडाइजिंग की ज़रूरत है। फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है। ट्रांज़ैक्शन अलर्ट की ज़रूरत है। फ्रॉड ऑपरेशन सिस्टम, कस्टमर गवर्नेंस की बात है। साइबर अवेयरनेस की बात है, उनके कैंपेन की बात है। डिवाइस और ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस की बात है। सारी बातें जब हम कर लेंगे, तो हमें इससे क्या हो जाएगी? याद भी मिल योग है टिल डिजिटल पेमेंट, ठीक है? 24/7 नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, कार्ड्स, वॉलेट्स सब डिजिटल इकोसिस्टम है, ठीक है? पेमेंट हम सब चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे हैं? आपसे बातचीत कर ली हमने, तो उपाय भी बताए, हम निजात कैसे पा ठीक है? तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया, तो आप इस चीज़ क्या कर सकते हैं, शेयर करो। ये बात केवल पढ़ाई-लिखाई तक सीमित, सब लोगों के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस पूरे के पूरे टॉपिक को आपको क्या करना है, जमकर शेयर करना है और अपने जो लोग जानते हैं कि हमारे देश में पर्दे के पीछे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, सब जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता